हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट टर्म करेंगे जो कि फंक्शनल से संबंधित हैं। फंक्शनल से संबंधित जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स, कार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं, ये कंसेप्ट जो है इस टर्म को दिया है टालकट पार्सन ने। टालकट पार्सन ने इस कंसेप्ट को देते हुए ये बताया कि जो समाज है उसकी व्यवस्था जिस कारण से बनी रहती है उसके लिए कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जो आवश्यक शर्त होती है, आवश्यक ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा किया जाता है। तो वो जो नेसेसरी, क्योंकि समाज को जब सरवाइव करना है तो उसको बेसिक ज़रूरतों को उसको मेंटेन करके ही समाज की व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक कार्यों या शर्तों को ये संदर्भित करता है। ये जो कार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं जो सिद्धांत है, ये टर्म्स है, ये कंसेप्ट है, ये समाज की व्यवस्था के आवश्यक कार्यों या शर्तों को संदर्भित करता है, जिसके बिना समाज के अस्तित्व को बनाए रखना असंभव होता है। क्योंकि जो समाज की बेसिक ज़रूरतें हैं, इसके बिना समाज का अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल होता है। इसके अर्थ में, कार्यात्मक पूर्वापेक्षा के अर्थ में फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स का अर्थ है कि जो समाज है या किसी भी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू संचालन के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं या शर्तें होती हैं, उनको पूरा करना होता है, तो ही समाज व्यवस्थित रूप से चल सकता है। यदि समाज इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता तो उसका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ सकता है। पार्सन के अनुसार हर समाज में 4 मुख्य फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स होते हैं। तो टालकट पार्सन ने एक एजिल मॉडल दिया है, इसके थ्रू उन्होंने फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, फंक्शनल इम्पेरेटिव्स, जो अनिवार्यताएं, कार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं और कार्यात्मक अनिवार्यताएं, तो एजिल मॉडल के थ्रू समझाया। एजिल मॉडल जो है वो एक प्रणाली है जिसके थ्रू हम समाज की व्यवस्था को समझ सकते हैं। ये जो एजिल मॉडल दिया है इन्होंने एक सामाजिक कार्य प्रणाली के रूप में को समझाया है इसमें। तो जिस ज़रूरतें हैं समाज की, जिससे समाज की व्यवस्था बनी रहती है, उसके लिए जो उन्होंने 4 मुख्य तत्व बताए हैं। अडैप्शन जो कि अनुकूलन, समाज को अपने भौतिक और पर्यावरणीय संसाधनों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। जो समाज है, जो समाज में जैसी व्यवस्था है, उसी जो पर्यावरण ने, जो प्रकृति ने दिया है, अपने आप को वैसा ही उसको ढालना पड़ता है ताकि उसका अस्तित्व जो है वो बना रह सके। उदाहरण के लिए आर्थिक संस्थाएं प्रौद्योगिकी को अपनाना जो समाज को संसाधन का प्रबंधन और आपूर्ति प्रदान करती है। समाज में जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा उसको संसाधन मिले हैं, प्रकृति से जो संसाधन मिले हैं, उनका यूज़ करके उनको सस्टेन करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनको यूज़ कर सके। तो उसका कैसे यूटिलाइज़ करना है, उस अपने आप को उसी के अनुसार ढालना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखें कि इमेजिन करें कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में है, जंगल में रहने के लिए उसको खाने और रहने के लिए जो संसाधनों का प्रबंधन करना होता है, जो रिसोर्सेस हैं उनको उसने यूज़ करना है, तो जो वहाँ पे रिसोर्सेस होंगे वो उन्हीं रिसोर्सेस को यूज़ करेगा अपने समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसको जीने के लिए। जो व्यक्ति, जैसे अगर उसको जंगल में रहना पड़े तो वहाँ पे उसको जो ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, उसकी पानी के लिए जैसे पानी ले सकता है, खाना खाने के लिए उसको वहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो वो फल फूल खा सकता है। जैसा प्रकृति ने, जैसे पर्यावरण में है, वैसे अपने आप को ढालना होता है। गोल अटेनमेंट में लक्ष्य प्राप्ति, तो जो व्यक्ति में उसमें क्षमता है,
जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो कि समाज का एक उद्देश्य होता है, समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो उसके पास क्षमता है, वो कितना उस उद्देश्य को निर्धारित करना होता है कि वो अपने लक्ष्य को कैसे पा सकता है, निर्धारण करना इसमें लक्ष्य को पाने के लिए। तो उदाहरण के लिए सरकार और राजनीतिक संस्थाएं हैं, वो लक्ष्य को निर्धारित करती हैं, समाज को उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कोरोना जब आया तो कोरोना में सरकार का जो उस समय लक्ष्य था कि कैसे अपनी जनसंख्या को बचाया जाए, तो जो लक्ष्य था अपने आप को उस बीमारी से बचाने के लिए और जो उस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं उनको बचाने के लिए जो कदम उठाए गए, तो वो अपने आप को, समाज को उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ताकि वो उस समाज की व्यवस्था को बनाए रख सके। एग्जाम्पल है शिकार करना। अगर जैसे हम इमेजिन करें जंगल में हैं तो वहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं तो उसमें अडेप्शन है, अनुकूल, जैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट है वैसे अपने आप को उसी के अनुसार रखना। और जब गोल लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो शिकार और खेती करना, ताकि खाने की व्यवस्था हो सके। वहाँ पे वो शिकार और खेती ही कर सकता है, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं होगी, तो वो शिकार और खेती करके अपने खाने की व्यवस्था कर सकता है। इंटीग्रेशन, एकीकरण, यह समाज के विभिन्न घटकों के बीच समन्वय और सहयोग को बनाए रखने की प्रक्रिया है। जो समाज के भिन्न भिन्न घटक हैं उनके बीच में सहयोग बनाए रखता है, जैसे कानूनी धार्मिक संस्थाएं जो हैं, और जो समाज में नियम और नैतिकता का निर्माण करती हैं ताकि लोग मिलजुल कर रह सकें। जो कानूनी और धार्मिक संस्थाएं हैं वो नियमों को बनाए रखने के लिए, उनका पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं, उनको जिम्मेदार बनाती हैं। तो समाज में जो नियम बने हैं, तो नैतिकता का जो निर्माण है वो धर्म से जब व्यक्ति जुड़ता है तो वहाँ से होता है। कानून भी उसको वो वैसे कार्य करने से रोकता है, उसकी पाबंदी लगाता है, तो ये नैतिकता का निर्माण करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है, इंटीग्रेशन। ये दोनों का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, नैतिकता का निर्माण करना, जिससे लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें और जो समाज की व्यवस्था है वो बनी रह सके सहयोग के कारण। और इसमें एग्जाम्पल है कि लोगों के बीच में नियम बनाना, ऐसे नियम बनाना जिससे शांति जो है वो बनी रह सके। चौथा है लेटेंसी, निष्ठा, ऐसा पैटर्न मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस करना। इसका तात्पर्य ये है कि जो समाज के मूल्य मानदंड होते हैं उनको बनाए रखना। समाज के मूल्य और मानदंड को बनाए रखने के लिए परिवार में, जैसे शिक्षा जो संस्थाएं हैं, परिवार में समाजीकरण होता है व्यक्ति का। शिक्षा संस्थाएं समाज के सदस्यों को सांस्कृतिक मूल्यों को सिखाती है ताकि वे समाज के प्रति निष्ठा और जो समर्थन है वो बनाए रखें। तो इसमें हमने जो पूर्वापेक्षाएं हैं उसको समझा है एजिल मॉडल के थ्रू। पहला है अडेप्शन, जिसमें अनुकूलन करना, जो है प्रकृति में जो व्यक्ति के पास संसाधन है उसी समाज का जो अस्तित्व है जैसे है उसको अपने आप को वैसा डाल लेना। गोल सेट करना, एक लक्ष्य निर्धारित करना कि जिसमें वो सक्षम है, जैसा वो उस लक्ष्य को पा सके, अपने आप उसको प्रेरित करना समाज के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। इंटीग्रेटेड जो जैसे नैतिकता का निर्माण करना है, तो कानून के द्वारा भी ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जिससे व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए पाबंदी है, सज़ा मिलती है। धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी नैतिकता का निर्माण करती हैं। तो नैतिकता का जो निर्माण हो रहा है, तो इन दोनों संस्थाओं के बीच में क्या है, इंटीग्रेशन, एकीकरण। और लेटेंसी है कि समाज के जो मूल्य और मानदंड हैं उनको बनाए रखा जाए, सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखा जाए, उस समाज की जो निष्ठा है वो बनी रह सके, समाज के प्रति व्यक्ति अपनी निष्ठा को है बनाए रख सके, उन मानदंडों और नियमों को भी वो बनाए रखे, जिससे समाज की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे।
एग्जाम्पल है अपने बच्चे को समाज के मूल्य सिखाना ताकि वे भविष्य में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाए। अभी हमने जो टालकट पार्सन ने दिया था कि फंक्शनल प्री रिक्विसाइट्स कार्यात्मक पूर्वापेक्षा के बारे में पढ़ा। कार्यात्मक पूर्वापेक्षा। अब दूसरा है कार्यात्मक अनिवार्यता, फंक्शनल इम्पेरेटिव्स। फंक्शनल इम्पेरेटिव्स का कंसेप्ट जो है वो भी टालकट पार्सन ने दिया है। फंक्शनल इम्पेरेटिव्स में किसी समाज की कार्यप्रणाली को संतुलित रखने के लिए वो जो हमने पहले पढ़ा पूर्वापेक्षाएं पढ़ा, उसमें बेसिक ज़रूरतें जो समाज की ज़रूरत है वो आवश्यक है। अब इसमें है बेसिक कार्यप्रणाली, जो मूलभूत कार्यप्रणाली होती है ये उससे संबंधित है। कार्यप्रणाली को संतुलित रखने के लिए आवश्यक विशेष कार्यों का उल्लेख करते हैं। प्री रिक्विसाइट था कि बेसिक ज़रूरतें, अब शर्तें हैं, कार्य शर्तें हैं, ये है कार्यप्रणाली जो समाज की कार्यप्रणाली को संतुलित रखने के लिए आवश्यक विशेष कार्यों का उल्लेख करते हैं जो समाज की प्रणाली को स्थायित्व और सुसंगतता प्रदान करती है। उन्होंने टालकट पार्सन ने इसको एजिल मॉडल के रूप में समझाया है कि जो सामाजिक प्रणाली है उसके 4 प्रमुख कार्यात्मक आवश्यकताओं को समझाने के लिए इन्होंने 4 फंक्शनल इम्पेरेटिव्स बताए हैं, एजिल मॉडल के थ्रू बताया है। पहला है अडैप्शन, अनुकूलन। यह अनुकूलन उस क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है कि जिसमें कोई समाज अपने भौतिक पर्यावरण में संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। पहले हमने जो पूर्वापेक्षा में देखा कि उसमें जो ज़रूरत है व्यक्ति को, जो दिखाई दे रहा है उसके पास जो संसाधन है उसके अनुसार उस अपने आप को ढालता है। अब जो इम्पेरेटिव्स है, फंक्शनल इम्पेरेटिव है, इसमें उस व्यक्ति की जो क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, जो व्यक्ति की क्षमता है उसके अनुसार भौतिक पर्यावरण में संसाधनों का वो इस्तेमाल करता है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। जैसे उदाहरण, कृषि प्रणाली में जलवायु और संसाधनों के अनुसार खेती की तकनीक बदलना। पहले हमने पूर्वापेक्षा में ये पढ़ा कि वो जो जलवायु जैसा है, संसाधन है, वैसे ही अपने आप को ढालना। तब वो उसमें ऐड कर रहा है, तकनीकी को बदल रहा है जिससे लोगों की भोजन की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति। इसका अर्थ है कि समाज अपने लक्ष्यों को स्थापित करता है और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करता है। वहाँ पे पूर्वापेक्षा में हमने पढ़ा कि लक्ष्य को निर्धारित करता है। यहाँ पे इसको एजिल मॉडल के जो लक्ष्य प्राप्ति है, यहाँ पे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कोशिश करता है। आमतौर पे यह कार्य सरकार या नेतृत्व द्वारा किया जाता है। सरकार जो है वो समाज का उद्देश्य तय करती है, निर्धारित करती है, उसको पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण, किसी राष्ट्र का लक्ष्य आर्थिक विकास करना है तो वह विभिन्न आर्थिक नीतियां अपनाएगा, जैसे टैक्स सुधार, विदेशी निवेश आकर्षित करना। तो पूर्वापेक्षा में ये था कि आर्थिक जो विकास करना है तो वो आर्थिक विकास अपनी जितनी जो संसाधन है उस हिसाब से वो लक्ष्य सेट करेगा। इसमें लक्ष्य सेट करने के साथ साथ नीतियां भी बनाएगा, उसको अपनाएगा भी, टैक्स लगाएगा सुधार करने के लिए, विदेशी निवेश आकर्षित करेगा। इंटीग्रेशन, एकीकरण। इसका अर्थ है कि समाज विभिन्न उपसमूहों और गतिविधियों को समन्वित करता है ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे। जो समाज का है वो जो गतिविधियां, जो कार्य किए जा रहे हैं वो एक दूसरे से एकीकृत हों ताकि समाज में सामंजस्य जो है वो बना रहे। इसके लिए कानून और नियम जैसी व्यवस्था होती है। विभिन्न समुदायों के बीच एकता बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए कानून बनाना। जो अलग अलग समुदाय हैं समाज में
उनके बीच में एकता बनानी है। एकता बनाए रखने के लिए जो उनके बीच में सांप्रदायिक हिंसा होती है उसको रोकने के लिए कानून बनाना। लेटेंसी, मूल्य और प्रथाओं का संरक्षण। यह समाज के मूल्य, विश्वासों, मानदंडों का संरक्षण करता है जिससे सामाजिक संस्कृति की निरंतरता बनी रहे। इसमें पैटर्न मेंटेनेंस और मैनेजमेंट भी शामिल होता है ताकि जो मूल्य और प्रथाएं हैं उनको बनाया रखा जा सके। परिवार के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जब ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारे मूल्य ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो परंपराएं चली आ रही हैं जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उन नियमों को आगे जो है वो प्रसारित किया जाए, मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए, मानदंडों का संरक्षण किया जाए, जो मूल्य और विश्वास हैं उनका संरक्षण किया जाए। यह समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। शिक्षा के माध्यम से इन दोनों के बीच में जो हमने पढ़ा फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स और फंक्शनल इम्पेरेटिव्स, इन दोनों के बीच में जो तुलना है उसको हम समझते हैं। फंक्शनल प्रीरिक्विजिट को हम देखें एक विद्यालय के रूप में कि एक विद्यालय है, एक स्कूल है, वहाँ पे छात्रों की शिक्षा जो है वो सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय होना आवश्यक है। यहाँ पे जो प्रीरिक्विजिट है वो सिर्फ बेसिक ज़रूरतों को बेसिक ज़रूरत के बारे में बताता है, जो कि मूलभूत आवश्यकता है उसके बारे में बताता है कि एक विद्यालय होना चाहिए, शिक्षा के लिए विद्यालय होना चाहिए। अध्यापक अडेप्शन में पाठ्यक्रम को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना, जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार पाठ्यक्रम को बनाना, उनके अनुकूलित करना। लक्ष्य क्या होगा, इसमें निर्धारित किया जाएगा लक्ष्य कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो सफल होने चाहिए, पास होने चाहिए। विद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। विद्यालय में जो स्थापित मानदंड हैं उनको बनाए रखें। तो ये जो हैं वो प्रीरिक्विजिट्स के एग्जाम्पल हैं। फंक्शनल इम्पेरेटिव, इसमें विद्यालय में कार्यात्मक अनिवार्यताएं इस प्रकार से होंगी कि विद्यालय को अपने छात्रों के अनुकूलन ढंग से विकसित करना। पहले में ये था कि विद्यालय होना चाहिए, शिक्षा के लिए जो बेसिक ज़रूरत है वो होना चाहिए। अब इसमें कार्य प्रणाली होगी कि छात्रों के अनुकूलन, जो छात्र अनुकूलन कर पाएँ उस ढंग से उनको विकसित करना कि विद्यालय के वो जैसे बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो स्कूल के नियम नहीं जानता हो तो उसको उसके अनुसार डाला जाता है। ऐसी कार्य प्रणाली करवा के उनसे बच्चों को वो रूल एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं। छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा के लिए प्रेरित करना, जो पहले प्रीरिक्विजिट में लक्ष्य निर्धारित किया था कि उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार, अब इसमें उनको प्रेरित करना, उस दिशा की ओर प्रेरित करना है, वो अपने लक्ष्य को पा सके। विद्यालय के भीतर विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम के बीच एकीकरण स्थापित करना। यहाँ पे वहाँ पे टीचर और जो कर्मचारी हैं वो होने आवश्यक हैं, उनके बीच में इंटीग्रेशन होना चाहिए ताकि वो मिलकर कार्य कर सके। और यहाँ पे गतिविधियाँ, जो कार्य हैं कार्यक्रम हैं, वो उनमें इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो जिससे समाज की जो व्यवस्था है वो, जो स्कूल की व्यवस्था वो बनी रह सकती है। परंपराओं और मूल्यों का संरक्षण करना, जैसे वार्षिक समारोह का आयोजन करना। जो हमारे परंपराएं और मूल्य हैं, तो जैसे जब कोई त्यौहार आता है तो बच्चों से उस त्यौहार के बारे में ग्रीटिंग्स कार्ड जो बनवाए जाते हैं, मॉडल्स बनवाए जाते हैं, जहाँ फिर फंक्शन किए जाते हैं छोटे छोटे, बड़े लेवल पे भी किए जाते हैं, थोड़े से बड़े स्कूल में बच्चों को, ताकि उन परंपराओं को वो सीखें, उन मूल्यों को सीखें, उसके पीछे क्या आस्था है उसके बारे में सीखें। तो ऐसे वार्षिक समारोह का आयोजन करना, लेटेंसी, उनको मूल्य सिखाए जा रहे हैं। इस तरह से हम दोनों जो कंसेप्ट हैं, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, फंक्शनल इम्पेरेटिव्स, इन दोनों कंसेप्ट, ये जो दोनों कंसेप्ट हैं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट हैं। ये कार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं या समाज के लिए, कार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं समाज के लिए आवश्यकताएं हैं। समाज के लिए क्या है ये आवश्यकताएं,
और जो कार्यात्मक अनिवार्यताएं हैं वो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं। जो हमने प्री रिक्विजिट पढ़ा वो क्या है, आवश्यकताएं, और ये है आवश्यक क्रियाएं। इन दोनों में ये डिफरेंस है। आई होप आपको फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स और फंक्शनल इम्पेरेटिव्स आपको समझ में आया हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।